अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बीएड प्रश्न परीक्षा 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट कला वर्क से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग 50 प्रश्नों का जो सेशन है वो फिर से लाए हैं, जिसमें आप लोग की जो डेली क्लासेस चलती हैं वो रात को 8 बजे चलती हैं, तो रात को 8 बजे आप लोग क्लासेस मिस ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी 3 टाइम आपकी क्लासेस होती हैं। पहली जो क्लास चलती है हमारी वह 10 AM पे हमारी क्लास चलती है, जो कि आपकी जीके के लिए क्लास होती है। ठीक है, दूसरी की क्लास हमारी 5 PM पे क्लास चलती है, जो कि आपकी हिंदी के लिए रहती है। और अभी जो आपकी क्लास चल रही है रात को 8 बजे यानी 8 PM पे, वह आपकी आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए रहती है। तो सभी स्टूडेंट आप लोग जरूर इस सेशन को अटेंड करें और अपने जो भी सपना है सरकारी सीट पाने का यूपी बीएड में उसे पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें हम लोग आज 50 प्रश्नों को शुरू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है कि महावीर स्वामी जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। यानी कि महावीर स्वामी जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। पाली में, मागधी में, सुरसेनी में, अर्धमागधी में, या फिर चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो महावीर स्वामी जी हैं, महावीर स्वामी जैन जी ने है, उन्होंने अपना जो प्रवचन है वो अर्धमागधी में उन्होंने दिया है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा थी वो अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भारतीय भाषाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का यह कार्य करता था। कौन भाई? अर्धमागधी। ठीक है, और यह जो है आपका प्राचीन काल से मगध की साहित्यिक और बोलचाल की भाषा के रूप में भी जानते हैं। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगा कि जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था भाई? सभी को पता है, स्वामी महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हीं इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था। ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया हुआ है। चार ऑप्शन दिया गया है, राम, विष्णु, कृष्ण या फिर आपका शिव। तो देखिए, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का गान प्रचार किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सी भक्ति का? तो इन्होंने सुगम भक्ति कृष्ण शाखा से इनका संबंध रहा था। किसे? सुगम कृष्ण भक्ति शाखा से इनका संबंध रहा था। और अगर हम बात करते हैं संप्रदाय के, तो यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, कौन से संप्रदाय से? रुद्र संप्रदाय से आपके यह संबंधित थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 4 पे। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहने का, दुख भोगने का, मध्य मार्ग का या फिर आपका सही मार्ग का। तो आप बताना चाहेंगे प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा सी, यानी मध्य मार्ग। देखिए, अष्टांगी मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या है कि दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय प्रदान करता है, इसीलिए यहां पर मध्य मार्ग आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों से क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करिए। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जो है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है चारों में से जो बौद्ध धर्म से आपका संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर आपका बोध गया। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी सोमनाथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात राज्य में है। सोमनाथ जो मंदिर है आपका है वह कहां पर है भाई? तो वह आपका गुजरात में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यह जाना जाता है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सनातन धर्म में, ठीक है, ज्योतिर्लिंग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम है ज्योतिर्लिंग वह सोमनाथ मंदिर को जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वह चंद्रदेव जी ने किया था। किसने किया था? चंद्रदेव ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। किसका भाई? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो हमें उल्लेख है वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे बोल रहा है, इसे हम लोग देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनांडर ने, अशोक ने, कनिष्ठ ने या फिर आपका हर्ष ने। तो सही आंसर होगा बी, अशोक ने यह आयोजन आप लोग का कराया था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह 247 ईस्वी में आपकी हुई थी। ठीक है, 247 ईस्वी में यह बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, 236 वर्ष बाद हुई थी किसके, बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहां पर है, यानी गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, वह वर्तमान में कहां पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, उत्तरी बिहार में या फिर आपका बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 7 के यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि आपका नेपाल में हुआ है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर प्रसाद जी की माता का नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो देखिए महावीर स्वामी जी की माता का जो नाम था वह त्रिशाला था। ठीक है, क्या था आपका, त्रिशाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, त्रिशाला जो त्रिशाला थी वह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा इनके पिता जो थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ, यह आपके यात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, और इनके बड़े भाई जो थे वह नंदीवर्धन थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कई लोगों के बारे में पूछा जाता है, अधिकतर के महावीर स्वामी के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, उनके परिवार से संबंधित चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 9 आप लोगों से क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या फिर आपका विशाखापट्टनम से। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि भारत का जो औसत समुद्र तल है वह चेन्नई तट से नापा जाता है। ठीक है, कौन से तट से, चेन्नई तट से नापा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। यह है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तट से 3 समुद्री मील तक, या फिर तट से 6 समुद्री मील तक, या फिर तट से 12 समुद्री मील तक, या फिर तट से 24 समुद्री मील तक। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वह सभी को पता होना चाहिए, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तट से 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई 3500 किमी, 800 किमी, 6000 किमी या फिर 7500 किमी। देखिए जो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है वह आपकी 7500 किमी है। क्या है आपकी 7500 किमी। अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, भारत की तट रेखा जो है वह कितनी लंबी है, तो भी इसका जो आंसर होगा वह यही होगा, 7500 किमी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोगों से, इसे आप लोग समझिए। दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। या अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है, समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो भी उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। देखिए भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह 7516 है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ठीक है, 9 राज्य स्थित हैं, और साथ ही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कुल अगर हम बात करते हैं तो 4 आपके यूनियन टेरिटरी स्थित है, जो समुद्र तट के तटीय रेखा पर स्थित आपके। इन राज्यों में सबसे अधिक जो तट मिलते हैं वो आपके गुजरात से मिलते हैं। ठीक है, अगर गुजरात से बात करते हैं कितने किमी लंबी है इसकी, तो यह आपकी 1214.7 किमी आपकी लंबी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 13। दिया है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया कि भारत से जो आपके लगे हुए राज्य हैं वह कुल आपके 9 हैं, जिनमें आपका 4 जो है ना वो आपके यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, क्या है आपके यूनियन टेरिटरी 4 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम
सूचक था किसका? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय इतिहास में साक्ष्यों में अगर हम देखें तो हिंद महासागर को रत्नाकर यानी कि ज्वेल ऑफ माइंड कहा जाता है। क्या कहता है भाई? ज्वेल ऑफ माइंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इस आधार पर ही इसे मतलब जो आपका कह सकते हैं कि रत्नाकर है वह हिंद महासागर को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 आप लोगों से क्या कह रहा है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आप लोगों से कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वह मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जैसे वर्तमान समय में जो हमारे राष्ट्रपति वह उनकी मृत्यु हो जाए और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह भी न रहे, यानी उनकी भी मृत्यु हो जाए, तब उस समय उस दौरान जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे वह कौन होंगे? राज्यसभा का उपसभापति, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोग को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के तौर पर इसमें से कौन सा सही होगा, तो हमारा बी सही होगा कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। यह पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। ये भारत के जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में की जो चर्चा होती है उसमें वह भाग ले सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। यह भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है भाई? जैसे हमारे यहाँ वर्तमान समय में मुर्मू जी हैं, ठीक है, तो मुर्मू जी का जो चुनाव हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, या अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे भारत में वह आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार आपका किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह किस अनुच्छेद में आपका जिक्र किया गया है? तो देखिए इसका जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, किसमें? 352 में किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या फिर आपका 1 वर्ष के अंदर? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 माह के अंदर इसको रखा जाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 20 पे। देखिए प्रश्न नंबर 20 का रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था भाई? यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वह आपका प्रारंभ किया गया था यहां पर अक्टूबर 2014 में इसको कह सकते हैं प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21। भारत में अक्षय पात्रा फाउंडेशन किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से, या फिर ग्रामीण बच्चों के पोषण से, या फिर ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से? तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंधित आपका यह है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को का प्रतिरक्षण से, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण से, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, या फिर नई शिक्षा से? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है? तो आप लोग नाम से समझ जाएंगे कि यह जो मिशन इंद्रधनुष है वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है, यानी यह टीका से आपका संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 23। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था? यूपी के क्षेत्र में के बारे में बात करता है। और आपको पता है कि आपका यूपी बीएड का प्रश्न परीक्षा में यूपी जीके से प्रश्न बहुत अच्छे क्वांटिटी में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग के लिए शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 मई 2016 को जो आपका यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आपका शुरुआत किया गया है। ठीक है, कहां से? बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। पहल, आप लोग नाम जानते होंगे पहल। इस योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरित करता है। यह उपभोक्ताओं के बैंक खाते में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करता है, या फिर यह जाम का प्रथम उपकरण है, या ये सभी। तो प्रश्न नंबर जो 24 होगा उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो है आपके वह सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 दिया है, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयुक्त नहीं करता है, यह बताना है। चालू मासिक प्रस्तुति, या फिर चालू दैनिक प्रस्तुति, या फिर ऑप्शन नंबर सी चालू साप्ताहिक, या फिर प्राय प्रधान। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चालू मासिक प्रस्तुति आपका सही आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है। इन अर्थफलक जो आपका शब्द है वह किस संप्रदाय से संबंधित है, या फिर किससे संबंधित है? दिगंबर से, श्वेतांबर से, आजीवक से, या फिर आपका हीनयान से। दो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्वेतांबर अर्थफलक से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। दिया है घोषिता राम कहां पर स्थित है? घोषिता राम एक जगह है, यह कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। राजगृह में है, वैशाली में है, कौशाम्बी में है, या फिर आपका श्रीवस्ती में है। देखिए वो जो घोषिता राम है वह आपका स्थित है कौशाम्बी में। ठीक है, कहां पे? कौशाम्बी में। यह जो है ना, यह बात ध्यान रखिएगा कि किसके लिए है, तो यह एक निवास स्थान था। किसका निवास स्थान भाई? तो यह निवास स्थान था महात्मा बुद्ध का, यानी कि जिनको हम लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका यह निवास स्थान भी था, जो कि यह बनवाया गया था। ये उनका पर्सनल नहीं था, बल्कि यह बनवाया गया था। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो घोषिता राम है, इसी के निकट अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था। ठीक है, अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था, और यह स्तूप बहुत ही फेमस है, और यह एक कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। देखिए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कपिल वस्तु की पहचान किससे की जाती है? लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरहवा के साथ, या फिर आपका श्रीवस्ती के साथ। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कपिल वस्तु की जो मतलब पहचान है वह पिपरहवा के साथ की जाती है। क्यों? क्योंकि कपिल वस्तु की जो सभ्यता है, यानी इसकी जो सभ्यता है, या फिर कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो सभ्यता है वह आपकी आधुनिक पिपरहवा से की जाती है। जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न पिपरहवा है, ठीक है, इससे आपकी की जाती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। दिया है हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी। किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांधिकी की, या फिर आजीवक संप्रदाय की, या फिर आपका वज्रयान की। तो हेमवत संप्रदाय जो आपका संबंधित है वह महासांधिक की थी। ठीक है, महासांधिक जो कि आपका महायान से उदय हुआ है। इसका किससे हुआ है भाई? तो यह आपका महायान से इसका उदय हुआ था। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसका केंद्र कहां पे है? ठीक है, इसका जो मुख्य केंद्र है वह आपकी अमरावती है। ठीक है, कहां पर? आपकी अमरावती। अमरावती के बारे में ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा। इसका अमरावती का एक और इसका केंद्र था जिसका नाम है आपका नागार्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा इसका एक और स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30। देखिए प्रश्न नंबर 30 आप लोगों से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ है? किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ है? सालवती का, अमरपाली का, वसंत सेन का, या फिर आपका रामानिया का। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि वह जो गणिका है ये मतलब होता है क्या पर, ये मैं आपको बता दूं। तो इसका पहले आंसर यहाँ पे जान लीजिए कि इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि जो सालवती गणिका है उसका गणिकाभिषेक हुआ था आपका राजगृह में। ठीक है, और जो आपका सालवती है ना, सालवती का जो पुत्र है वह प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बना था। यानी कि जो प्रसिद्ध राजवैद्य है, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे जीवक के बारे में, राजवैद्य, ये इसी का पुत्र है, सालवती का ही पुत्र है। कौन है भाई? राजवैद्य आपका यहां पर है। ठीक है, जीवक।
तो ये किसके पुत्र है भाई? तो ये पुत्र हैं आपके सिलवती के। ठीक है, तो ये आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं अगर कभी आप पूछा जाता है कि जीवक क्या है, तो ये प्रमुख राजवैद्य है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जीवक जो थे, ठीक है, वह प्रसेनजीत के निजी चिकित्सक भी रहे हैं। किसके? प्रसेनजीत के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत के ये क्या रहे हैं? पर्सनल डॉक्टर कर सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग पर्सनल डॉक्टर भी इनको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 31 पे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है, ये आपको बताना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक कार्य। तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका नहीं संबंधित हुआ है आपका सम्यक कार्य। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, लेकिन सम्यक कार्य का कोई भी बात नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32। दिया है, वत्स किसकी राजधानी है? वत्स जो है आपकी किसकी राजधानी है भाई? तो वत्स देखिए आपकी कौसंबी की राजधानी है। किसकी? कौसंबी की। और अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे ही आप लोग का कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर भी आपका इसी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के समय यहाँ के जो शासक थे वह कौसंकी उदयन थे। ये आपको प्रश्न कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो कौसंबी था उस समय के जो शासक थे वह कौन थे? तो वह पौखनसी उदयन थे। ठीक है, कौन थे आपके? पौखनसी उदयन। ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए पौखनसी उदयन जो कि जब कह सकते हैं बुद्ध थे, जब बुद्ध का समय था उस समय यह शासन यहाँ पे करते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग दिया हुआ है 33। ये जो क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है ना, ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रश्न आप लोगों से जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है बीएड के, वह द्वीप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आप लोग का दिया है कि बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? बैरन द्वीप जो है आपका कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, या फिर आपका भूमध्य सागर में। तो कहां पे सागर है? या फिर चीन सागर। तो आपको बता दें कि यह आपका है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां भाई? बैरन द्वीप जो है आपकी बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है यह। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 34। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? यानी कि भारत का ऐसा द्वीप जो जिसका जन्म ही क्या हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। तो उसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा, बैरन द्वीप। यानी बैरन द्वीप का जो जन्म हुआ है, यानी इसका उद्गम हुआ है, वह आपका किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैरन द्वीप और ग्रेट निकोबार जो है आपका, ग्रेट निकोबार जो है वह उत्तर में 500 किमी से अधिक दूर है। इसका बैरन द्वीप जो है ना, वह ग्रेट निकोबार से 500 किलोमीटर दूरी पर है। किससे भाई? ग्रेट निकोबार से। ठीक है, निकोबार से इसकी जो दूरी है ना वह 500 किमी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 35 पे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यानी ऐसा कौन सा है जो आपका ज्वालामुखी द्वीप है? तो आप सभी को पता होगा ये आपका बैरन द्वीप है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। दिया है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहावने के समीप, या पुलिकट झील के समीप, या फिर गोदावरी मुहावने के समीप। तो 36 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी, यानी पुलिकट झील के समीप यह आपका स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37। दिया है, राम सेतु जिसको हम लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, यह कहां पर है? ये लोग कहां से इसकी शुरुआत होती है, कहां पर इसकी एंडिंग होती है, लेकिन यहां पूछा केवल शुरू है। ठीक है, देखिए राम सेतु का कई बार यहाँ पर वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो जिक्र भी होता आ रहा है, जिसको वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि राम सेतु को कह सकते हैं कि नेशनल धरोहर के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। इसकी जिक्र बहुत ज्यादा, चर्चा बहुत ज्यादा समय से है। तो ये प्रश्न आप लोग का भी पूछ सकता है। देखिए राम सेतु जो आपका शुरू होता है वह कहां शुरू होता है भाई? तो होता है ए, यानी कि धनुषकोडी से आपका यह शुरू होता है। ठीक है, कहां से? धनुषकोटी से। और अगर हम बात करते हैं ये कहां पे खत्म होता है, तो यह आपका श्रीलंका का मन्नार द्वीप है। ठीक है, श्रीलंका का एक द्वीप है जिसका नाम मन्नार द्वीप है। ये यहां तक आपका पहुंचा है, जो कि आपका कहां पर है? श्रीलंका का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 38। देखिए प्रश्न नंबर 38 कर रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है?
सुमात्रा, बोर्निया, जावा या फिर आपका श्रीलंका। तो सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि आपका सुमात्रा जो है वह भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के आपके सबसे समीप स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 39 पे। देखिए प्रश्न नंबर 39 कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इन्हें ऐसा प्रधानमंत्री आपको बताना है जो कि जब संसद का कार्यकाल चलता है, जब बहस होती है, जब कोई बजट पेश होता है, फिर भी वह प्रधानमंत्री संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर आपका चौधरी चरण सिंह। ये देखिए बहुत बार आपके कई एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें यह प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, चौधरी चरण सिंह यहाँ पर सही आंसर है। आप लोग को पता है कि चौधरी चरण सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि आपका जहां पर यूपी बीएड से आपका एडमिशन लिया जाता है। इसमें बहुत सारी सीटें रहती हैं, खास करके फीमेल के लिए। ठीक है, और ये इसकी जो इंस्टीट्यूट है जो है आपका वो और भी मतलब कह सकते हैं कि भारत सरकार इसको जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने के लिए भी मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे दिया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल पाएंगे, या फिर वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे पाएंगे, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का भी सदस्य बनना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे अगर वह उच्च सदन के सदस्य है। तो उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन का मतलब क्या होता है भाई, राज्यसभा होता है, लोकसभा नहीं बल्कि आपका राज्यसभा। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वह उच्च सदन के सदस्य नहीं है बल्कि वह निम्न सदन के हैं, यानी निचली जो सदन हमारी लोकसभा है। आते हैं प्रश्न नंबर 41। देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे कूट दिया गया है 1 और 2, दूसरा दिया हुआ है 1 और 3, 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वह डी सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनी है, जवाहरलाल नेहरू भी, गुलजारीलाल नंदा भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक से ज्यादा बार वो लोग प्रधानमंत्री बने हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 दिया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम आयु यानी अगर लोग प्रधानमंत्री के बारे में पूछे, उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछे, गृह मंत्री के बारे में पूछे, तो उन सभी का जो आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वह सही होगा। देखिए ये क्या होता है ना कि लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, है ना, अगर लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उस कंडीशन में आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और अगर राज्यसभा का आपको बनना है, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए ये आप लोग कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 43, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये सही आंसर है? सभी लोग इससे सहमत हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। जी हाँ, ये भी होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 44। प्रश्न नंबर देखिए 44 का रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। प्रश्न नंबर आपका 44, तो इसका हो जाएगा बी, जॉन मथाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री जॉन मथाई हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, ये आपका शब्द है मंत्रिमंडल। अभी मंत्रिमंडल जो शब्द है वह केवल एक बार प्रयोग किया गया है, केवल एक बार, और वह किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका जिक्र कहां पे है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वह अनुच्छेद 352 में किया गया था। ठीक है, किसमें, 352 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46। देखिए प्रश्न नंबर जो 46 बोल रहा है वह कह रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी या फिर आपका रूस।
अगर हम बात करते हैं कि भिलाई जो कारखाना है यह आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब इसकी स्थापना की गई थी, जो 5 ईयर प्लानिंग थे उसमें इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करते हैं कि इसमें जो देश यहाँ पे भागीदारी किया था वह देश आपका रूस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 दिया है, सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संचार नीति से या फिर भारतीय संविधान के पुनर्निरीक्षण नीति से? तो जो आपका सत्यम नीति है वह संबंधित है आपका वस्त्र नीति से संबंधित है। ठीक है, यहां पे एक और समिति का मैं आपको नाम बता रहा हूं, नायक समिति। ठीक है, नायक समिति। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए कि नायक समिति का संबंध किससे रहा है। ठीक है, यह भी आपका पंचवर्षीय योजना में ही आपका आता है 5 ईयर प्लान में। तो ये आपको बताइए कि नायक समिति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 48 दिया है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर लगाया गया था भाई? नांगल में, सिंदरी में, आलवे में या फिर ट्राम्बे में? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नांगल में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 49 दिया है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है? कागज में, माचिस में, कत्था में, रेलवे स्लीपर में? तो 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे स्लीपर में साल की लकड़ी का अधिकतर उपयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50 दिया है कि किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? रसायन को, लोहा को या फिर वस्त्र को या फिर पेट्रो रसायन को? तो जो आपकी जो उद्योग सबसे मूलभूत माना जाता है वह है आपका यहां पर लोहा और इस्पात। इसको मूलभूत कह सकते हैं कि हम लोग मानते हैं सभ्यता के तौर पर। ठीक है,